हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा लेक्चर चल रहा था, राजस्थान जियोग्राफी में आपको करवा रहा था, जिसमें हम जो राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज हैं वो देख चुके थे। आधे खनिज मैं पढ़ा चुका हूँ, आधे चैप्टर ये आगे रहेगा जो मैं आज करवाऊँगा आपको। तो उसमें क्या है कि आगे हम देखेंगे परमाणु खनिज और आणविक खनिज, मतलब ऊर्जा खनिज जो है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो परमाणु खनिज में क्या है, यूरेनियम और थोरियम जो अपन पहले देखेंगे। देखिए, सिक्कर से यूरेनियम मिलता है दो जगह, खंडेला पहाड़ी और रोइला क्षेत्र। भीलवाड़ा से थोरियम मिलता है कौन सी जगह से, सरदारपुरा से। उदयपुर से भी यूरेनियम मिलता है उमरा नाम की जगह से। पाली से थोरियम मिलता है भद्रावन से। तो बेसिकली कितने ज़िले हो गए, 4 ज़िले ऐसे हैं जहाँ से यूरेनियम प्लस थोरियम मिलता है। अब अगर बात करें माइका की, माइका किसे बोला जाता है, अभ्रक को। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको दोनों नाम याद रखने हैं। तो माइका मिलता है भीलवाड़ा से, दांता बुनास नाम की जगह है भीलवाड़ा में, वहाँ से माइका मिलता है। अम्रक, अम्रक को खनिजों का बीमार बच्चा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि देश की 20 बड़ी खानों से मात्र 50% अम्रक का उत्पादन होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसका खनन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, इसलिए इसमें क्या है, इनकम बहुत कम है। क्योंकि अगर प्रक्रिया जटिल होगी तो उसमें खर्च होगा, तो उसमें बचत कम होगी। पर अगर आपको चीज़ की ज़रूरत है तो उसका खनन आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए इसे बीमार बच्चा बोला जाता है। अब देखते हैं ऊर्जा खनिज, जिसमें कौन से खनिज आएंगे, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। पहले बात करेंगे अपन पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम में दो शब्द यूज हुए हैं, पेट्रो और ओलियम। पेट्रो का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब होता है तेल, मतलब चट्टानों से निकलने वाला तेल को क्या बोला जाता है, पेट्रोलियम बोला जाता है। राजस्थान में पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन बाड़मेर से होता है। तो बाड़मेर जिला बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पेट्रोलियम भंडारण के 4 बेसिन हैं। वो कहाँ से हैं, जो डायग्राम के थ्रू आपको इजीली याद रहेंगे। वैसे आपको याद रखना बहुत हार्ड रहेगा। जो पहला जो बेसिन है, जिसमें श्री गंगानगर, बीकानेर और नागौर का एरिया आता है, उसे बोलते हैं बीकानेर नागौर बेसिन। यहाँ से 2 कंपनियां हैं जो उत्पादन करती है। ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी है एक, तो दूसरी एसआर कंपनी है जो श्री गंगानगर में शोध भी कर रही है और इसके उत्पादन की कोशिश भी कर रही है। तो गंगानगर का नाम श्री गंगानगर से शुरू होता है, तो एसआर और श्री, इसको आप रिलेट करके याद रख सकते हो। एक बेसिन है जो जैसलमेर में है, जिसे राजस्थान का शेल्फ बेसिन बोला जाता है, जो जैसलमेर में है। यहाँ से 2 कंपनियाँ, ओएनजीसी और पीडीवीएस से, ये वेनेजुएला की है कंपनी है। ये वेनेजुएला याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, पर कंपनियों के नाम आपको ज़रूर याद रखने हैं। यहाँ से आप 50 शब्दों का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन मान के चलिए कि यहाँ से बन सकता है, और पहले भी बना हुआ है तो अब दोबारा बन सकता है।
प्री में आ सकता है, आपसे कंपनियों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो ऐसी कंपनियों के नाम पहले भी पूछे गए हैं, तो इसका भी पूछ सकता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। ये है बाड़मेर के एरिया में, बाड़मेर और सांचौर में इसे क्या बोला जाता है, बाड़मेर सांचौर बेसिन। तो यहाँ पे कौन उत्पादन करता है, केयर्न एनर्जी है जो यहाँ से उत्पादन करती है। ये जो विंध्याचल पर्वतमाला वाला एरिया है उसे विंध्यन बेसिन बोला जाता है, जहाँ से ओएनजीसी और केयर्न एनर्जी, ये तो झालावाड़, कुछ हिस्सा कोटा का ये एरिया आ गया, ओएनजीसी और केयर्न एनर्जी यहाँ पे उत्पादन का कार्य करती है। तो पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण कौन से जिले में, बाड़मेर में। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र की अगर बात करें तो बाड़मेर में कौन कौन सी है, नागाना, कोसलू, बायतू और गुड्डामलानी। यहाँ पे देखिए कुएं हैं। नागाना में मंगला नाम का कुआं है, कोसलू में सरस्वती नाम का कुआं है, बायतू में ऐश्वर्या नाम का कुआं है और गुड्डामलानी में रागेश्वरी नाम का कुआं है। मंगला नाम के कुएं से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। मंगला लिख के छोड़ दिया था, नीचे 4 लाइनें लिखी हुई थी 15 शब्दों में, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन कुओं को नंबर भी दिए जाते हैं। नंबर कैसे दिए जाते हैं, RJON नंबर कैसे दिए, 1/90। ये जो 90 नंबर है उससे पता चलेगा कि ये कौन सा कुआं है, मंगला। ठीक। तो बाड़मेर के अन्य पेट्रोलियम कुएं कौन से हैं, विजया, शक्ति, भाग्यम और कामेश्वरी। तो आपको इन नाम में से 5-6 नाम जरूर ध्यान रखने हैं। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि बाड़मेर में पेट्रोलियम कुओं में से किसी 4 के नाम बताइए, तो वहाँ पे 4 नाम आपको लिखने पड़ेंगे। तो मंगला नाम राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम कुआं, जहाँ से 29 अगस्त 2009 से इससे तेल निकालना शुरू किया गया था। वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसी कारण ये इम्पोर्टेंट था और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था मेंस के अंदर। दूसरा बात करें जैसलमेर में। जैसलमेर में आपको ट्रिक याद रखनी है, बाग में सादा तना चने वाला, बाग में से बागे वाला। यहाँ से PDVS से जो वेंजुएला की कंपनी है वो काम करती है यहाँ पे। सादा से सादे वाला और तना से तन्नोट, चने से चिन्ने वाला, इन तीनों में ONGC काम करती है। तीसरा बात करें अपन बीकानेर। बीकानेर में तुमरी वाला क्षेत्र है और पूनम क्षेत्र है। पूनम क्षेत्र से आप मान के चलिए कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है। इसकी खोज ऑयल नाम की कंपनी है उसी द्वारा की थी। स्थिति कौन से आ गई, बीकानेर नागौर बेसिन है। उत्पादन 30,000 बैरल प्रतिदिन यहाँ से उत्पादन किया जाता है। अब देखिए पेट्रोल उत्पादन में राजस्थान का देश में बॉम्बे आई, ये फर्स्ट नंबर पे आता है। उसके बाद दूसरा स्थान है। और राजस्थान में पेट्रोलियम का प्रतिदिन उत्पादन 1,60,000 से लेके 1,70,000 बैरल प्रतिदिन होता है। अब बात करते हैं राजस्थान में पेट्रोलियम रिफाइनरी की। जिसमें कुल बजट का अनुमान कितना लगाया गया है, 43,129 करोड़ रुपए। स्थान ये है कहाँ पे, पंचपदरा, बाड़मेर में। किन 2 कंपनियों के सहयोग से इसका निर्माण हो रहा है, HPCL और राजस्थान सरकार।
HPCL का हिस्सा 74% और राजस्थान सरकार का 26% है। तो राजस्थान का हिस्सा कितना है? तीसरे हिस्से के बराबर है। इसीलिए राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादन में दूसरे नंबर पे है, पर फिर भी राजस्थान में पेट्रोलियम के प्राइस बहुत हाई रहते हैं, कम नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर रिफाइनरी सेटअप करने में, तेल पेट्रोलियम का खनन करने में जो टेक्नोलॉजी और पैसा खर्च होता है, प्रोजेक्ट बनते हैं बड़े बड़े, उसमें राजस्थान सरकार का हिस्सा बहुत कम होता है और प्राइवेट कंपनियों का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा होता है। इससे हमें राजस्थान को क्या लाभ है? राजस्थान सरकार का राजस्व बढ़ेगा, पश्चिमी राजस्थान में नया औद्योगिक युग बनेगा, रोजगार के अवसर सृजन होंगे, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। क्यों? क्योंकि रोजगार आएगा, उद्योग धंधे होंगे, लोगों के पास पैसा आएगा, पेट्रोलियम आधारित अन्य उद्योगों का विकास होगा, आधारभूत ढांचा, वहाँ पे सड़कों का निर्माण होगा, पेट्रोलियम को लाने ले जाने के लिए रेल पटरियों का निर्माण होगा और पर्यटन भी बढ़ेगा। तो इस पे आपको 10 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में रिफाइनरी निर्माण से होने राजस्थान के लिए अच्छा है या बुरा, वरदान है या अभिशाप, ऐसे करके। तो आपको इसमें लाभ भी लिखने हैं और हानि भी लिखनी है। हानि क्या रहेगी? पर्यावरण प्रदूषण, पानी की कमी, जो रिफाइनरी का वेस्टेज होगा वो नदियों में छोड़ा जाएगा तो नदी में जल प्रदूषण होगा। रिफाइनरी बनेगी तो उससे प्रदूषण बढ़ेगा, जिससे जो कि वनस्पति है उसे नुकसान होगा, जैव विविधता में कमी आएगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप नोट लिख सकते हो। इसकी विशेषता क्या है रिफाइनरी की? राजस्थान की पहली रिफाइनरी और देश की 26वीं रिफाइनरी है ये। इसकी उत्पादन क्षमता 9 मिलियन मैट्रिक टन रहेगी। यह रिफाइनरी BS6 पर आधारित होगी, जो देश की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी होगी। BS6 टाइप का फ्यूल यहाँ से उत्पादन किया जाएगा। पेट्रोलियम रिफाइनरी के साथ पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिया, इसकी आप प्रैक्टिस करें। दूसरे प्रकार का ऊर्जा संसाधन है प्राकृतिक गैस। राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण प्राकृतिक गैस का और उत्पादन जैसलमेर जिले से होता है। उत्पादन क्षेत्र जैसलमेर के कौन कौन से हैं, इसके लिए ट्रिक बनाई है। डंडे का गम, राम, तूने, मन में गोटा। डंडे से डांडे वाला, गम से गुमाने वाला, राम से रामगढ़, तूने से तनोट, मन में मनियारी टिब्बा, गोटा से गोटारू। तो ये 2, 2, 4 और 2, 6 जगह हैं जहाँ से प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है जैसलमेर में। राजस्थान में गैस उत्पादन सबसे पहले गोटारू से शुरू हुआ। तो आप ये 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन अपने दिमाग में रखें कि गोटारू लिख के छोड़ देगा 4 लाइन में। तो आप ये बताना है कि ये जैसलमेर में प्राकृतिक गैस उत्पादन का प्रमुख स्थल है जहाँ से सबसे पहले गैस उत्पादन शुरू हुआ। कब हुआ? 1996 में। ये छोड़ भी सकते हो क्योंकि इतनी डेटें हो जाती हैं, पूरा सिलेबस पढ़ते हैं तो याद नहीं रहती। तो जो डेटें इंपॉर्टेंट होती हैं उसे याद रखा कीजिए। तो राजस्थान में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन फोकस एनर्जी द्वारा होता है। एक सेकंड, थोड़ा सा आप रुकिएगा। तो फोकस एनर्जी क्या है? फोकस एनर्जी एक कंपनी है
जो राजस्थान में प्राकृतिक गैस का उत्पादन सबसे ज़्यादा करती है। और भी कंपनियां करती हैं, पर सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली कौन सी? फोकस एनर्जी कंपनी। दूसरा है बाड़मेर में अगर बात करें तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से होता है? गुड्डा अम्लानी नाम की जगह है जहाँ पे रागेश्वरी, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था पेट्रोलियम उत्पादन, उसी कुएं से प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी किया जाता है। अब तीसरे प्रकार का ऊर्जा संसाधन है कोयला। राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन बाड़मेर में है कोयले के। निर्माण के आधार पर कोयला दो प्रकार का होता है। एक तो गोंडवाना लैंड का कोयला, जो 98% कोयला पाया जाता है। जो कोयला हमें मिलता है उसमें से 98% कोयला गोंडवाना लैंड का होता है। और दूसरा है टर्शरी काल में बना हुआ कोयला, जो 2% पाया जाता है और राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपसे अगर प्री में क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक किस काल में बना हुआ कोयला पाया जाता है, तो टर्शरी काल में। ये आपको काल शब्द भी देख सकता है और किस प्रकार का भी देख सकता है। तो आपको ऑप्शन में अगर टर्शरी काल दिया है तो टर्शरी काल चूज करना है। कार्बन की मात्रा पे आधार पर कोयले 4 प्रकार का होता है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पिट। एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा 95% होती है। इसके कारण इसका रंग क्या होता है? काला और चमकीला, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है। बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा 60 से 70%, तो इसका रंग काला और भूरा। लिग्नाइट में 50 से 60% कार्बन, तो ये भूरा कोयला। पिट में 45 से 50% कार्बन पाया जाता है, तो ये सबसे घटिया कोयला है। घटिया इन द सेंस इससे ताप कम मिलेगा, राख ज़्यादा होगी, धुआं भी ज़्यादा होगा। और एंथ्रेसाइट से क्या होगा? ताप ज़्यादा मिलेगा, राख कम होगी, धुआं कम होगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। तो ये यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ कोयले की विशेषता दे रखी है। सर्वश्रेष्ठ कोयले में क्या होता है? कार्बन ज़्यादा, ताप ज़्यादा होगा, धुआं कम होगा, राख कम होगी, और आग क्या होगी? नीली लौ के साथ जलेगा वो। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उत्पादन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन है? बाड़मेर। तो इसकी ट्रिक क्या रहेगी? कपूर, जा, गिरा, बादरेस। बाड़मेर में कौन कौन सी जगह है? ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, 4 जगह। पहली है कपूरड़ी, दूसरी है जालीपा, तीसरी है गिरल और चौथी है बादरेस। बीकानेर में भी कोयला पाया जाता है। बीकानेर की कौन कौन सी जगह है? पहली है पलाना, बाकी याद रहे ना रहे, पलाना याद रखना आपको। दूसरी है बीठनोक, तीसरी है बरसिंह सर, चौथी है गुड्डा। नोट पलाना, पलाना भी क्यों? क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सका है। देश में सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट पलाना में पाया जाता है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला नहीं पाया जाता है। लिग्नाइट जो कोयले का प्रकार है उसमें सर्वश्रेष्ठ किस्म का मतलब सबसे अच्छा लिग्नाइट कोयला बीकानेर के पलाना से पाया जाता है। अगले बात करें, नागौर में कौन कौन सी जगह है जहाँ से कोयला पाया जाता है? तो नागौर में कौन सी जगह है? मेड़ता सिटी, इंगियार, मातासुक, कसनाऊ क्षेत्र। लिग्नाइट उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है।
पहला किसका है? तमिलनाडु का, दूसरा गुजरात का। तो लिग्नाइट के लिए आपको नागौर याद रखना है, और ये मेड़ता सिटी, या दूसरा नाम ये छोड़ सकते हो, माता सुख, ये याद रखना है आपको। अब बात करेंगे खनिजों के उपयोग। ये आपको जनरली वैसे ही पर एक बार पता होंगे, पर एक बार अपनी आंखों में से निकाल लोगे तो हो सकता है कभी 2 नंबर का क्वेश्चन मेंस में आ जाए, या कभी खनिजों पे कोई ऐसे वगैरह लिखने हो तो आपको 4-5 लाइनें इससे मिल जाएंगी। तो तांबे का क्या यूज किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स वायर बनाने में या बर्तन बनाने में। लोहे का क्या यूज है? औद्योगिक मशीनरी में, मकान बनाने में, सरिया, रेल के डिब्बे, पटरी निर्माण में। शीशे का क्या यूज है? रंग बनाने में, कारतूस बनाने में, बैटरी बनाने में। जिंक का क्या यूज है? रंग बनाने में, दवाई बनाने में, ड्राई सेल में, उर्वरकों के रूप में। पांचवा चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने में, गहने बनाने में, कलात्मक बर्तन बनाने में, पदक सिक्के के बनाने में। अगला है सोना। क्यों जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये चीज़ें आपको लगभग पता होती है, नहीं पता है तो एक बार देख लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, तो इन पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर आप मेरे लेक्चर देखते हो तो आपको पता होगा मैं 1 मिनट का टाइम भी वेस्ट नहीं करता हूँ। जो सिलेबस 3 महीने में पूरा होना चाहिए वो मैं आपको लगभग 20-25 घंटों में आपको पूरा करवा दूंगा। अगर आप 3-4-5-6 दिन आप मेरे लेक्चर देखते हो तो आपको ऑलमोस्ट जियोग्राफी का आइडिया हो जाएगा। बेसिकली चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, उसके बाद आपको बार बार रिवीजन ही करना है। तो सोने की अपन बात करें तो सोना कहाँ यूज होता है? आभूषण में, पदक सिक्कों में, दवा निर्माण में भी सोने का यूज किया जाता है, दंत चिकित्सा में भी। अगला देखिए मैग्नीज, लोहे को कठोर बनाने में मैग्नीज का यूज किया जाता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इस्पात या स्टील निर्माण में भी मैग्नीज का यूज किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मशीनरी निर्माण में भी मैग्नीज का यूज किया जाता है। अब देखिए फ्लोराइट का यूज क्या होता है? रंग बनाने में, रबड़ बनाने में, लोहे के साथ मिलाकर उसे कठोर बनाने में। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। हीरे का यूज आभूषणों में और शीशे को काटने में। पोटाश का यूज उर्वरक और दवा बनाने में। जिप्सम का यूज सीमेंट, उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सीमेंट आपको साइंस में पढ़ाई जाएगी। क्योंकि सीमेंट पर से 5 नंबर का 50 शब्दों का क्वेश्चन आया हुआ है, और प्री में भी ये पूछा गया कि जिप्सम मिलाया जाता है सीमेंट में। टंगस्टन का यूज होता है बल्ब, कारतूस और उपकरण मशीनरी में। बल्ब में जो तंतु लगा होता है, ये ऐसे ऐसे करके, ये टंगस्टन का बना होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एस्बेस्टोस, सीमेंट की चादर बनाने में, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखा। छतों पर कोटिंग, रबर निर्माण में, रंग निर्माण में। ब्लीचिंग क्ले, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, साबुन बनाने में, तेल बनाने में। कोयले का यूज होता है तापीय विद्युत परियोजना में, अंगीठी, रेल संचालन आदि में। कोयला के रूप धातु को गलाने में भी किया जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम का आपको पता ही है, पेट्रोल डीजल वाहनों के ऊर्जा ईंधन के रूप में, वैसलीन डांबर निर्माण में। स्टोन का यूज भवन, मूर्तियाँ, फर्श,
चूना पत्थर का यूज आपको पता है कि सीमेंट घरों के कलर के लिए। वोलिस्टोनाइट, ये आपको याद रखना है। कलर बनाने में, रबर बनाने में, कागज़ उद्योग में। घिया पत्थर या सोप स्टोन टेल्कम पाउडर बनाने में। ये भी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो इम्पोर्टेंट लगाए हैं, क्यों लगाए हैं? क्योंकि जनरली वो चीज़ें आपको पता नहीं है, और जो इन जनरली आपको पता है उसको बार बार पढ़ के टाइम वेस्ट करने में समय मत गवाइए। तो आपको यही नोट करने हैं अपने नोट्स में, अगर आप अपने खुद के नोट्स बना रहे हैं तो घिया पत्थर का यूज होता है सॉफ्ट खिलौने बनाने में, मूर्ति निर्माण में। अम्बरक का यूज होता है विद्युत उपकरणों में, प्लास्टिक बनाने में और वायरिंग में। ये भी याद रखना है आपको अम्बरक में। ठीक, तो आगे चलते हैं अपन। अब अपन बात करेंगे खनिज नीतियों की। सबसे पहली नीति बनी थी खनिज नीति 1978 के अंदर। ये डेट्स आपको याद नहीं रखनी है, ये 2015 वाली भी याद नहीं रखनी है, क्योंकि खनिज नीति 2019 में नई लॉन्च हो चुकी है। नए रूल्स अभी 2020 में आ चुके हैं, कुछ रूल 2021 में आए हैं। तो वो जब मैं एक साथ इनको नोट कराऊंगा आपको किसी दिन, तो आपको वो खनिज नीति याद रखनी है। वहाँ से आप मान के चलिए प्री हो या मेंस, क्वेश्चन 101% आएगा। 100% वहाँ से क्वेश्चन आना है। मेंस में आता है तो 50 शब्द का 5 नंबर का कम से कम क्वेश्चन आएगा, और प्री में भी आएगा। प्री के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका जिक्र आर्थिक समीक्षा 2020 में किया गया है, तो वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा। बेसिकली खनिज नीति का उद्देश्य क्या होता है? खनिज आधारित नवीनतम उद्योग आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाए। ये खनिज नीति का उद्देश्य था 2015 वाले का। ठीक, तो इसमें प्रावधान किए जाते हैं कि कौन से खनिज का खनन पट्टों का डिसाइड किया जाता है, अवैध खनन से संबंधित कौन से रूल हैं, रेगुलेशन है, कौन रूल तोड़ेगा तो कितना फाइन होगा, ये चीज़ें डिसाइड की जाती है। तो आपको ये खनिज नीति नहीं पढ़नी है। ये पेज अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो ये पेज निकाल दीजिएगा उसमें से, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इस पे अपना समय ख़राब नहीं करना है। 2015 में कुछ भी हुआ वो आपके पेपर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2000 नई नीति लॉन्च हो चुकी है, और नई अगर लॉन्च हुई है, नए रूल्स और रेगुलेशन बने हैं, तो आपको उनको ध्यान से पढ़ना है। वो करंट का टॉपिक भी बन जाता है, और आपके ट्रेडिशनल टॉपिक हैं उनसे भी रिलेशन है उसका। ठीक, तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। मैं आपको एक साथ उनको करवाऊंगा, तब उसमें और भी खनिज से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो भी मैं आपको करवा दूंगा। देखिए, विजन 2020, ये आप याद रखना चाहिए तो रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1999। 1999 याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? खनिजों का वैज्ञानिक विधि से विदोहन करना, खनिजों का सतत पोषणीय विकास, राज्य की जीडीपी में खनिजों के योगदान को बढ़ाना। क्यों? क्योंकि हम 8वें नंबर पे आते हैं खनिजों से प्राप्त आय के आधार पे, तो हमें ये आय किसी भी तरीके से बढ़ानी है। एक ये भी खनिजों का विदोहन अगर अपन पुरानी तकनीकों से कर रहे हैं तो उसमें खर्चा ज़्यादा आएगा, आमदनी कम होगी। तो हमें जितने भी देशों से नई तकनीकें हमें मिल सकती है वो लेके हमें खनिजों का विदोहन नई तकनीक से करना है। अब देखिए, खनन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना, जिसका मतलब वहाँ पे सड़क निर्माण हो,
रेल की पटरियां बिछाई जाएं और जो भी सुविधाएं हो वहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएं ताकि खनिजों का विदोहन और अच्छे तरीके से हो सके और वहाँ पे और रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। अब देखेंगे राजस्थान में खनिज संस्थान संस्थान कौन कौन से हैं। देखिए पहला RSMML, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड। ये आप स्थापना कब हुई ये डेट याद रहे ना रहे काम चल जाएगा। 1976 में हुई थी बेसिकली, पर इनकी मुख्यालय जरूर याद रखिएगा क्योंकि पटवार हुआ, कांस्टेबल हुआ, कांस्टेबल में ये कई बार पूछे गए हैं। जैसे टूरिज्म प्लेस है उसका मुख्यालय कहाँ है, अजमेर में। तो आप RPSC का मुख्यालय याद करके बैठे हो तो आप उम्मीद मत कीजिएगा कि वो पूछा जाएगा। तो और एग्जाम है जैसे पटवार वगैरह तो वहाँ पे मैच करने के लिए पूछे जाएंगे आपको, इधर संस्थानों के नाम भी है इधर डिस्ट्रिक्ट, उनको मैच करना होगा। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में है। सिर्फ इतनी चीज़ ही याद रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपको। देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसका मुख्यालय देबारी उदयपुर में है। जिंक स्मेल्टर प्लांट ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये ब्रिटेन के सहयोग से 2005 में बना था। अगला है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि खेतड़ी झुंझुनू में बनी हुई है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ताम्र परियोजनाएं चलती हैं, 3 परियोजनाएं हैं। खेतड़ी ताम्र परियोजना, तो इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। खेतड़ी आ गया, खेतड़ी झुंझुनू में है तो ये झुंझुनू में है, इसको छोड़ दो। चांदमारी ताम्र परियोजना ये भी झुंझुनू में है। और खोद रिबा, आप पहले अगर खनिज याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा, खोद रिबा अलवर में है। तो ये भी एक ताम्र परियोजना है जो अलवर में चल रही है। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं जो आपके 2 नंबर में जनरली पहले आ भी चुके हैं कई क्वेश्चन इसमें से, जैसे मंगला हुआ, राजपुरा दरीबा हुआ, बागीवाला हुआ, चौथ का बरवाड़ा हुआ, और बाकी इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपसे 2 नंबर में ये क्वेश्चन दे देगा, राजपुरा दरीबा लिख के छोड़ देगा, तो वो आपको बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ से किसका उत्पादन किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इनके आगे इनके डिस्ट्रिक्ट और वहाँ से कौन से खनिज का उत्पादन होता है वो नाम आपको लिखना है। जैसे रामपुरा अगुचा, आनंदपुरा भूकिया, आनंद से याद कीजिए, आपको मैंने बताया था। पलाना मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट है। मंगला आपको याद हो तो फर्स्ट कुआं, ये आपको याद हो तो लिग्नाइट, कोयले से संबंधित है। डेगाना, बागेवाला, वालदा, पूनम क्षेत्र, चौथ का बरवाड़ा। ये क्वेश्चन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। राजस्थान खनिजों का अजायब घर है। 100 शब्दों में इसको 10 मार्क्स का क्वेश्चन स्पष्ट कीजिए। तो आप इसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे। पहला तो ये कि राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से हम 57 प्रकार के खनिजों का ही विदोहन पॉसिबल है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये आंकड़ा ज़्यादातर नहीं बदलता है पर लगभग सेम रहता है, 1-2 अंक कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक, तो ये लाइन लिखनी है। दूसरा आपको इसमें जिक्र करना है कि राजस्थान देश में सबसे अधिक प्रकार के खनिज पाए जाने के कारण प्रथम स्थान पर आता है खनिजों के प्रकार के आधार पर। और उसको आपको कैसे आप उसको सिद्ध करोगे कि सबसे ज़्यादा प्रकार के, तो कुछ खनिजों के नाम लिखने हैं और वो कहाँ से पाए जाते हैं उनके नाम लिखने हैं। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है। देखिए जब क्या होता है कि ये क्वेश्चन आ गया, आपको 2-3 लाइनें याद है,
और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस अजायब घर इस शब्द से संबंधित तो 2-3 लाइनें ही पता है मुझे, तो मैं इसको कैसे 100 शब्द कैसे पूरे करूँ, लगभग 10-15 लाइन कैसे लिखूँ। ठीक, तो उसमें आप क्या डालेंगे, पहली 2-3 लाइनें जनरली जो इस शब्द से संबंधित है वो डाल दी। आगे वाली 3-4 लाइनों में आप क्या लिखोगे कि ये फलाना फलाना खनिज फलानी फलानी जगहों से पाए जाते हैं, और साथ में आप लिख दोगे पेट्रोलियम खनिजों के बारे में। एक लाइन इसकी लिख दो, 1 से 2 लाइनें भी फलाना फलाना पेट्रोलियम खनिज फलानी फलानी जगह से पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिजों के उत्पादन में समर्थ है। ये होगी। आगे आप क्या लिखोगे, खनिज नीति में, क्योंकि हर बड़े क्वेश्चन में आपको एक आशावादी या ऑप्टिमिस्टिक जो निष्कर्ष आप नीचे की लास्ट 2 या 3 लाइनों में लिखते हैं वो आशावादी निष्कर्ष होना चाहिए कि हाँ ऐसी ऐसी स्थिति है, राजस्थान पहले नंबर पे आता है, परंतु आय के अनुसार राजस्थान 8वें नंबर पे आता है। फिर भी राजस्थान में खनिज नीति 2019 के अनुसार, जैसे कि लेटेस्ट अभी आई है, ऐसी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। 1-2 परियोजनाओं के नाम लिख दोगे, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, तब पता चल जाएगा कि जिसके अनुसार खनिजों के उत्पादन में राजस्थान और भी आगे सुनहरे अवसर हैं या और भी आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से आपको निष्कर्ष आपका हमेशा जो लास्ट 2 या 3 लाइनें लिखते हो उस पर आपको हेडिंग निष्कर्ष बना के नहीं लिखनी है। क्वेश्चन आप वैसे ही लिखते जाएंगे, तो आपको प्रस्तावना और बीच का पार्ट और निष्कर्ष ये आपको हेडिंग नहीं बनानी है, सिर्फ आप पैरा चेंज कर सकते हो। 2 से 3 लाइनें लिखी, उसके बाद आप 5 लाइनें एक पैरे में लिखोगे, उसके बाद फिर पैरा चेंज करके 2 से 3 लाइनों में पूरे आंसर का निष्कर्ष जोगे, जो कि आशावादी होना चाहिए। आशावादी का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ में जो स्थिति चल रही है, हाँ ठीक है भाई ये हो रहा है, पर सरकार फलाना फलाना प्रयास कर रही है जिससे इस क्षेत्र में और भी तरक्की और उन्नति के अवसर हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये खनिज वाला चैप्टर अपना पूरा हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में ठीक, तो ये हमारे खनिज कंप्लीट हो गए। आगे वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि नेक्स्ट नया टॉपिक मैं स्टार्ट कराऊंगा आपको। लगभग ये मान के चलिए कि आपकी आधी जियोग्राफी हो चुकी है। करंट का किसी दिन आप जो भी एग्ज़ाम होने वाले होंगे उससे मैं 15-20 दिन पहले आपको जियोग्राफी का एक लेक्चर ले लूँगा 1.5 घंटे का। उसमें आपको पिछले 6-7 महीने का करंट करवा दिए जाएंगे, और 6-7 महीने के करंट में हर एग्ज़ाम से पहले, चाहे वो रीट हो, पटवार हो, एसआई हो, आरएस का हो, तो जियोग्राफी से संबंधित करंट उन एग्ज़ाम से लगभग 1 महीना पहले करंट करवा दूंगा। 6-7 महीने का करंट काफ़ी होता है, उतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक, तो आप वीडियो देखते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, और अपनी राय जो है वो कमेंट में शेयर करते रहिए। तो धन्यवाद, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म कर